नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई वैकेंसी की न्यूज़। जी हाँ, उत्तर प्रदेश एसआई की उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की आपकी वैकेंसी निकल चुकी है। जी हाँ, जो यूपी पुलिस के अगर आप यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें आपके 4 वैकेंसीज निकली हैं। ये देखिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जो नागरिक पुलिस जो आपकी पुलिस होती है पुरुष और महिला के लिए। उसके अलावा प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष के लिए और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष के लिए। उसके अलावा आपकी प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष, और उसके अलावा आपकी महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक ये भी आपकी नागरिक पुलिस पीसी। अब कौन कौन सी वैकेंसी निकली है? जो इसमें थाने में पुलिस होती है सीधी, एक तो वो वाली वैकेंसी निकली है। उसके अलावा जो आपकी जो वीआईपी के लिए सुरक्षा में खड़े होते हैं पुलिस वाले, एक उनकी वैकेंसी निकली है। उसके अलावा उसके अलावा जो आपके मेट्रो में जो जैसे नोएडा मेट्रो हो गई, लखनऊ मेट्रो हो गई, वहाँ जो पुलिस होती है एक वो वाली वैकेंसी निकली है। उसके अलावा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ये केवल महिला के लिए ही निकली है आपकी सीधी पीसी के लिए। ये भी आपकी नागरिक पुलिस ही कहलाएगी। ये आपकी 4 वैकेंसी निकल गई। कितनी है आप और कितनी वैकेंसी हैं? 4543। जी हाँ, चारों को मिला के 4543 आपकी वैकेंसी निकली हैं। कितना वेतनमान दे रखा है? 9300 से 34,800 का आपका वेतनमान होगा। जो आपका ग्रेड पे होगा वो आपका 4200 रुपये होगा। आप देखते हैं कैसे कैसे इनको बाइफरकेट किया है। तो ये देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की। एसआई के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं ये सीधे नागरिक पुलिस होते हैं, पुरुष, और या इसमें पुरुष भी भर सकती है फॉर्म और महिला भी भर सकती है। ये आपकी निकली है 4242। ये अनारक्षित की, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ये आपकी 4242। उसके अलावा जो प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस आपका बीसी होती है केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। जो आपके जो वीआईपी के लिए जो पुलिस वाले खड़े होते हैं उनकी कितनी निकली है? उनकी निकली है आपकी 135 वैकेंसी निकली है। अब बात कर लेते हैं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ये जो आपकी मेट्रो सिटीज़ के लिए होती हैं ये आपकी निकली है 60 वैकेंसी। और जो केवल महिला ही भर सकती हैं नागरिक पुलिस इसी के रिक्त पदों पर श्रेणीवार विवरण केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, ये आपकी निकली है 106। ये आपकी बार नया चेंज हुआ है कि केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बलों के पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अब मैं आपको इसके जो जरूरी चीज़ें हैं वही बताऊंगी। उसके अलावा ये देखिए, उन सबको छोड़िए। जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं वो आप भर सकते हैं 12 अगस्त से। जहाँ कल से ये वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और कब तक भर सकते हैं? 11 सितंबर 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 11 सितंबर 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा और सब फालतू की चीज़ है। अब बताते हैं ओटीआर पहले से आपके ओटीआर कराना अनिवार्य होगा। ओटीआर पहले से शुरू हो चुके हैं, 31 जुलाई से आपके शुरू हो चुके हैं। और अब तक बहुत बड़ी मात्रा में ओटीआर किए जा चुके हैं। जी हाँ, 20 लाख ओटीआर किए जा चुके हैं। और क्या क्या दे रखा है? ये देखिए, एक बार में अभय वरीयता। जी हाँ, ये वरीयता कि हमें कौन सी पोस्ट पर हमें अप्लाई करना है, उसके लिए आपको वरीयता देनी होगी। जैसे जो अगर वैसे हो, सबसे पहले आपकी ये एसआई का सब इंस्पेक्टर को ही वरीयता भेजिएगा। उसके बाद आप ये प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पर वरीयता दीजिएगा। मतलब सबसे पहले जो आपको वरीयता देनी है वो सब इंस्पेक्टर पर देनी है, फिर आपको देनी है वो पीएसी पर देनी है। उसके बाद आपको 3rd नंबर पर वरीयता देनी है, चाहे आप देना चाहे या फिर ना देना चाहे, तो वरीयता देना अनिवार्य होगा। और हाँ, वरीयता देना अनिवार्य होगा। और उसमें एक और नोट है कि वरीयता चेंज नहीं करी जाएगी। देखिए, एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा और वरीयता चयन करना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी है 500 रुपये, और जो SC ST के लिए आपकी 400 रुपये।
ये देखिए सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये और SC और ST के लिए 400 रुपये। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीयता। ये भी राष्ट्रीयता आपका कोई खास नहीं है। शैक्षिक अर्हता जैसे आपको पता ही है, केवल क्या चाहिए, केवल इनको ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन हाँ इसमें एक बात और होगी, जिनकी ग्रेजुएशन चल रही है वो अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। देखिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले अपरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जो आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समक्षता को सिद्ध करने के लिए जो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो आपको जो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप पात्र नहीं होंगे, अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी तो आप पात्र हो सकते हैं। अब बात करते हैं अधिमानी अर्हताएं की। ये जो अधिमानी अर्हता है ये केवल कब काम आती हैं, ये केवल काम आती हैं अगर दो स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स सेम हुए हों, दो स्टूडेंट के मार्क्स सेम हुए हों तो ये काम आती हैं। क्योंकि ये देखिए क्या है, DOC NLT कंप्यूटर से O लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, थोड़ी से आपको फ़ायदा हो सकता है, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर में B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगर ये आपकी है तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये मत समझिएगा कि हमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। अब बात कर लेते हैं एज की। ये वो पॉइंट्स हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एज की। एज क्या है, एज है आपकी 21 वर्ष से 28 वर्ष। ये देखिए मिनिमम 21 वर्ष मांगी है और मैक्सिमम 28 वर्ष मांगी है। लेकिन हाँ इसमें आरक्षण, इसमें रिजर्वेशन भी है, वो मैं अभी आपको बताने वाली। ये देखिए सामान्य श्रेणी का 3 वर्ष का रिजर्वेशन मांगा है। कितने वर्ष का, 3 साल का रिजर्वेशन मांगा है। कब से कब तक आप 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2004 तक की आप पैदा होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। सामान्य श्रेणी को 3 वर्ष का रिजर्वेशन है, मतलब आप 28, 29, 30, 31 साल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जो SC ST हैं, SC की 5 साल की है, ST की भी आपकी 5 साल की रिजर्वेशन है। OBC को 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष। और जो उत्तर प्रदेश के जी हाँ एक और बात, जो फॉर्म है वो उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग भी भर सकते हैं। लेकिन हाँ इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। आपको अपना जाति प्रमाण पत्र तो लगाना ही है, उसके अलावा आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगाना होगा कि हम उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। ये देखिए चरित्र की टिप्पणी, ये सब आप कुछ काम का स्वास्थ्य, वैवाहिक परिस्थिति, या सब सेम ही है, कुछ काम की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस पैटर्न की। क्या होगा पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, फॉर्म ये ऑफलाइन होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ एग्ज़ाम कैसे होगा। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या आएगा इसमें आएगा आपका सामान्य हिंदी आएगा, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान आएगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा आएगी, मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये आपके सब्जेक्ट्स आएंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चंस होंगे आपके 160। कितने होंगे, 160 आपके क्वेश्चंस होंगे और 400 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का होगा, 400 नंबर का आपका पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये देखिए, और कितने घंटे का समय मिलेगा आपको, 2 घंटे का समय मिलेगा। कितने घंटे का, 2 घंटों का समय मिलेगा, जिसमें आपके 160 प्रश्न होंगे और 400 आपके क्वेश्चंस होंगे। और हाँ इसमें क्या होगा, इसमें आपकी सेक्शन वाइज आपको नंबर लाने ज़रूरी हैं। कितने सेक्शन वाइज आपको नंबर लाने ज़रूरी हैं, कितने हैं, ये आपका 35%। ये देखिए लिखित परीक्षा के आपके चार विषय होंगे। लिखित परीक्षा होगी और मैं उत्तर पत्रक पे होगी, मतलब आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगी। उसके अलावा ये देखिए जो सेक्शन वाइज आपको 35% नंबर लाने होंगे। 40 का 35% कितना होता है, 14। जी हाँ, आपको 14 नंबर तो आपको लाने हैं। अगर आपके 13 नंबर आ गए तो भी आप
रिजेक्ट माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे। तो आपको 14 नंबर तो आपको नहीं लाने हैं, मिनिमम आपको 14 नंबर लाने होंगे हर सेक्शन में, 40 में से 14। और जो ओवरऑल है, ओवरऑल कितना है, ओवरऑल है आपका 50%, ओवरऑल आपका 50% है। मतलब अगर आपके मान लीजिए हर सेक्शन में 20 नंबर आ गए, कितने, हर सेक्शन में आपके 20 नंबर, मतलब हर सेक्शन में नहीं, एक सेक्शन में आपके 20 नंबर आए, मतलब अगर और ओवरऑल कितना है, ओवरऑल है आपका 200 नंबर। कितना, 200 नंबर आपको लाने होंगे। कितने, 200 नंबर आपको लाने होंगे। अगर आपके 200 से कम है और आपके सेक्शन वाइज सब में अच्छे हैं, जैसे आपके 15 15 30 15 35 15 चौका 60 नंबर हैं आपके, हर सेक्शन में अच्छे हैं, लेकिन आपके 200 नंबर तो नहीं है, तो भी आप फेल माने जाएंगे। आपको क्या करना है, 14 नंबर तो सेक्शन वाइज लाने हैं हर एक्शन में, और ओवरऑल आपको 200 नंबर लाने हैं। 400 में से 200 नंबर लाने आपके मस्ट हैं, ज़रूरी हैं। उसके अलावा क्या दे रखा है, ये देखिए 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभिलेखों की संरक्षा ये आपका बस वही है, या आप लोग के सेम ही है, इसमें कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, कौन सा फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें फिजिकल टेस्ट होना भी ज़रूरी है, आपका पास होना भी ज़रूरी है। ये देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य हैं, जो जनरल हैं, ओबीसी हैं और एससी, और जो एससी हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, लेकिन एसटी के लिए 160, एसटी को थोड़ा आरक्षण मिल गया, इनको 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और इसका सीना कितना है, जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जाति है उनके लिए 79 सेंटीमीटर, 69 सेंटीमीटर और 69 सेंटीमीटर, और बिना फुलाने पर कम से कम 14 सेंटीमीटर फुलाने पर। और अनुसूचित जनजाति जो है, जो एसटी के हैं, उनके 17 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 22 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थियों को तो सीना तो नापा जाता नहीं, उनका केवल हाइट नापी जाती है। तो क्या है हाइट उनकी, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए लड़कियों की 152 सेंटीमीटर, और जो एसटी की लड़कियां हैं उनके लिए हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। और उनका वजन कितना होना चाहिए, न्यूनतम 40 किलोग्राम उनका वजन होना चाहिए। शायद दक्षता परीक्षा। और उसके अलावा बात कर लेते हैं दौड़ की हाइट ना, जो लड़कों का होता है वो नापा जाता है हाइट और उनका सीना का फुलाव, और जो लड़कियां होती हैं उनका नापा जाता है हाइट और उनका वेट। अब बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता की, कि उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है। जो उनकी दौड़ है, केवल इसमें दौड़ ही है, कोई इसमें वो नहीं है कि कितना कदम चलते हो, कुछ नहीं है, केवल इसमें आपकी दौड़ दिखी जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितनी दौड़ है, 4.8 किलोमीटर की दौड़ कितने मिनट में, 28 मिनट में पूरी करनी होगी। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। उसके अलावा और क्या दे रखा है, ये देखिए, ये जैसे मैंने बताया था, दो से अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी की वरीयता प्रदान की जाएगी। जो अधिमानी अहर्ता जो मैंने बताया था, वो जो ओ लेवल का है ये है, उनको उनसे देखा जाएगा किसको आगे रखना है, और अगर वो भी सेम हुए तो रखा जाएगा एज के हिसाब से किसकी एज ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कब से कब तक होना चाहिए। इस बात में बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो जो अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र है, जो जाति प्रमाण पत्र है, वो आपका 2014 के अनुरूप होना चाहिए। देखिए दिनांक 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप होना चाहिए, मतलब 2014 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, 2014 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। और कब तक, 11 सितंबर 2025 तक का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप अभी भी बनवा रहे हैं तो आप 11 सितंबर 2025 तक का बनवा लीजिए अपना जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि इसे बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति का, एससी का भी ऐसी है और एसटी का भी ऐसी है। ये देखिए, प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो, परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। मतलब जो 11 सितंबर 2025 तक का ही बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद का नहीं बना हुआ होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं
अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का प्रमाण पत्र, ओबीसी का जो है ओबीसी का 1 अप्रैल 2025 के बाद का। जो आपका एससी और एसटी का है उनका होना चाहिए 17 दिसंबर 2014 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। लेकिन जो ओबीसी का है ओबीसी का होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। और जो तिथि है वो सेम ही है आपका 11 सितंबर 2025 तक का बना हुआ होना चाहिए। ऐसे आपका ईडब्ल्यूएस का है और ऐसे ये राज्य कर्मचारी के लिए सामान्य अनुमान्य प्रमाण पत्र, ये संग्रामी और ये मूल निवास, मैंने कहा था ना मूल निवास आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो, परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। उसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है, और इन आवेदन की प्रक्रिया, सबसे पहले आपको OTR करना है। पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को OTR में पंजीकृत करना आवश्यक है। उसके बाद ही आपको जो इनकी वेबसाइट है UPPRPB उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उसके द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अभ्यर्थी के विवरण उपरांत ही आवेदन पत्र को भरें। और हाँ, फ़ोटो और साइन, ये मैं कहने वाली थी, फ़ोटो और साइन बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरेगा। जो फोटोग्राफ है अब वो तो है नहीं कि पहले की है वही लगेगी, अब आपको वहाँ पर खींचनी पड़ेगी लाइव अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, वेब कैमरा पे रियल टाइम फ़ोटोग्राफ आपको लेनी है। लेकिन हाँ, आपको एक तो टोपी नहीं पहननी, चश्मा नहीं पहनना, कोई स्कार्फ वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा अन्य किसी भी चीज़ से ढका नहीं होना चाहिए। मास्क, बाल, कपड़ा या आभूषण किसी चीज़ से ढका हुआ होना नहीं चाहिए। उसके बाद हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर आपको सफ़ेद कागज़ पर करने हैं और काले पेन से करने हैं। नीले पेन से आपको साइन नहीं करने, काले पेन से आपको साइन करने हैं और सफ़ेद कागज़ पर करने हैं, किसी रंगीन कागज़ पर आपको साइन नहीं करने हैं और हिंदी में करने हैं। देखिए, हस्ताक्षर रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं। रनिंग लेटर्स क्या होते हैं? रनिंग लेटर्स होते हैं, मान लीजिए मुझे अपना ही नाम लिखना है, तो अगर मैं अपना नाम ऐसे लिखूँगी तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे मेरे साइन। मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे अपना नाम लिखना है। पहला अक्षर कैपिटल लेटर में और बाकी अक्षर स्मॉल लेटर में। तो आपको ऐसे ही अपने साइन करने हैं। उसके अलावा जो अभ्यर्थी है वो पदों की वरीयता का चयन करेगा। जैसे आपको ABC, जैसे सबसे पहले आपको उप निरीक्षक में SI में जाना है तो आपको इसमें A लिखना है, PAC में B और प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल में C। ऐसे आपको अपना वरीयता भरनी है। और जो आपका डेबिट कार्ड ऑनलाइन ही आपका जो शुल्क होगा वो सबमिट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या है आपका? हिंदी और अन्य भारतीय भाषा, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, ये आपका हिंदी का सिलेबस है। ये मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये आपको थोड़ा नया है। ये जैसे भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, ये आपको थोड़ा नया सिलेबस है, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, नंबर सिस्टम हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गए, या मान लीजिए आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग साथ में दे दिया, एप्टीट्यूड भी और रीजनिंग भी। उसके अलावा मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये सब आपका GS में आएगा। तो ये देखिए, ये सब आपको कैसे आपको फॉर्म भरना है या फिर आपकी सर्टिफिकेट कैसे होंगे, ये सब इन्होंने इसका प्रारूप दे रखा है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर चाहिएगा। आई होप आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।